जय हिंद। ये चैप्टर का कॉन्टेस्टेंट्स हैं, यानी चैप्टर का नाम है, यही सब बाकी सब चीज़ें पढ़नी है। पहला है कोशिका, कोशिका के बारे में पढ़ना है। इसके बाद कंकाल तंत्र क्या होता है, इसके बाद पेशीय तंत्र, इसके बाद पाचन तंत्र, पांचवा है श्वसन तंत्र, इसके बाद परिसंचरण तंत्र, इसके बाद रक्त के बारे में पढ़ना है। और इसके आगे हम लोगों में पढ़ना है ब्लड ग्रुप के बारे में, इसके बाद उत्सर्जन तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम यानी जो तंत्रिका तंत्र होती है, रिप्रोडक्शन यानी जनन के बारे में पढ़ना है, जनन क्षमता, सेंस ऑर्गेशन यानी गेंद्रिया के बारे में पढ़ना है, ग्लैंड्स यानी ग्रंथि के बारे में पढ़ना है, ग्रेविटी ऑफ बॉडी यानी शरीर के गुहा के बारे में सभी पढ़ना है, न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में पढ़ना है, और मानव रोग के बारे में पढ़ना है। ये सभी चीज़ें बारी बारी से कराई जाएगी। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो पहला था इसमें सेल, इसमें था कोशिका। सबसे पहले हम कोशिका को पहले क्लियर कर लेंगे, इसके बाद यानी जो बायोलॉजी फाउंडेशन है इसको हम पार्ट वाइज लिखते चलेंगे। सबसे पहले है कोशिका, यानी कोशिका को हम लोग कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीवन की एक सूक्ष्म मूलभूत इकाई है। सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी आपको बता दें कि सजीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहा जाता है, यानी बायोलॉजी कहा जाता है। सजीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटते हैं, जीव विज्ञान को दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बोटनी। जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जबकि जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, और बोटनी के तहत वनस्पति को अध्ययन करते हैं। वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उनके वनस्पति के रूप में अध्ययन करते हैं, और बोटनी में और जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु है। सबसे पहले जूलॉजी की ही चलन थी। इसके बाद कैस्कोग्राफ मशीन का निर्माण कर भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों को जीवित घोषित किया। और फिर बोटनी आता है। बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। बोटनी का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। बोटनी के जो जनक होते हैं थियोफ्रेटस को कहा जाता है। ये नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में। ये कोशिका होती क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो होता है, CYT। कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो साइटो होता है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। ये जो कोशिका खोज की थी ये कोशिकाएं मृत थी, यानी मरी हुई कोशिकाएं थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने 1665 ईस्वी में खोज किया था, यानी रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी व लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। कोशिका के अंदर जो नाभिक पाया जाता है, जो केंद्रक पाया जाता है, उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो भी 1881 ईस्वी में। जो सेल थ्योरी है, जो सेल सिद्धांत है, यानी जो कोशिका का सिद्धांत है, कोशिकाएं कैसे कार्य करती है, किस इनसे मिलकर बनी होती है, यानी जो सिद्धांत दिया था इसके संपूर्ण रूप से जानकारी यह स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है।
और वैसे भी हमारे शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका ही होती है। तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसोसिस कहते हैं। जो मृत कोशिकाएं होती है, मृत कोशिकाओं की ही खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे सर्वप्रथम 1665 में। तो मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसोसिस कहा जाता है। मृत कोशिकाएं जो मरी हुई कोशिकाएं होती है उन्हें नेफ्रोसोसिस कहा जाता है। और जो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, यह ओवरऑल होती है। आपको बता दें यह क्या होती है? ओवरऑल होती है, यानी जो पूरे विश्व में सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह माइकोप्लाज्मा होती है, और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसे हम नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की बनी होती है, यानी ब्रेन की बनी होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका कोशिका की होती है। जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन यानी ब्रेन, न्यूरॉन में हमारा ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा तंत्रिकाओं से ही मिलकर बना होता है। तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती है वह ब्रेन में पाई जाती है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है। तंत्रिकाएं कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ब्रेन में पाई जाती है। तो तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। जब सर में चोट लग जाता है तो वह ठीक नहीं हो जाता है, अर्थात वहाँ की जो कोशिकाएं मर जाती है चोट लगने की वजह से। वो कोशिकाएं वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं हो पाता है, सेंट्रोसोम की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर जो यकृत होता है उसमें होता है। अगर हम लोग अपने में देखेंगे तो सबसे जो तेज़ी से कोशिका विभाजन होता है लीवर यानी यकृत में होता है। अगर यकृत मानव के दाहिने साइड में उपस्थित होता है, अगर यह चाकू से कट भी जाएगा तो यह अपनी अवस्था को मात्र 21 दिनों के अंतर में पूरा कर देता है। यानी कोशिका विभाजन इसमें तेज़ी से होता है। यह अपने कटे हुए अंगों को क्षतिग्रस्त यानी क्षतिपूर्ति बहुत जल्दी कर लेता है। अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेता है, जबकि तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं हो पाता है। अतः यही कारण है कि ब्रेन हेमरेज यही सब होने का कारण है। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कोशिका के ब्रेन के बारे में। ब्रेन में भी आखिर ब्रेन ट्यूब होता है, लेकिन कैसे होता है? जब उसमें तंत्रिकाएं ही पाई जाती हैं, यानी उसमें कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, तो उसमें कैंसर कैसे हो जाता है, वो सभी हम चीज़ें आपको अगले पार्ट में या फिर इसमें बता सकते हैं। तो चलिए, ये सेल पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर से हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेल पार्ट्स जो कोशिका के अंग होते हैं वो हमारे कोशिकाओं का अंग शुरुआत हो जाए। कोशिका में हमारे कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ग्लूकोज, ये सब मतलब पूरे कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। तो मतलब जो कोशिका के अंग होते हैं वो सभी को हम लोग को पूरा वर्णन करना पड़ेगा, मतलब अंग कौन से होते हैं। कोशिका का अंग, कोशिका के अंग मुख्य रूप से पूछे तो वह जीव द्रव होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म होता है। कोशिका का अंग प्रोटोप्लाज्म होता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जीवन का आधार कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर रहती है। इसका 38% भाग जल होता है। यह 2 प्रकार का होता है, यानी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में तो केंद्रक पाया जाता है, ये आप लोगों को पहले ही पता है। यानी जो न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस का अंदर केंद्रिका द्रव, और जो कोशिका होती है कोशिका का अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है। यानी इन्हीं दोनों को मिलाकर इन्हीं दोनों द्रवों को हम जीव द्रव कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। इसमें 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो जल पाया जाता है, यानी 80% जल पाया जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव, एक होता है केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस
न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जबकि कोशिका द्रव जो होता है यह सेल के अंदर पाया जाता है। ये सभी क्रियाएं एक कोशिका झिल्ली के रूप में घिरी हुई रहती है, यानी कोशिका झिल्ली में बंधी हुई रहती है। ये सभी आगे हम डिस्कस करेंगे। कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जो कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, यानी जो सेल होता है, ये सेल जो कोशिका के अंदर ये जो द्रव भरा होता है और ये नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस, ये देखिए इसमें जो ब्लैक से हम दर्शाए हैं, ये जो ब्लैक से यह कोशिका का द्रव है और जो हरे रंग से दर्शाए हैं यह केंद्रिका का द्रव है। केंद्रिका द्रव केंद्रिका में उपस्थित जो भी उपस्थित होता है उसे सूखने नहीं देता है, और जो कोशिका द्रव होता है यह कोशिका के अंगों को नहीं सूखने देता है। यानी कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है और केंद्रिका द्रव को सूखने से बचाता है। अब कोशिका के अंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति को इंग्लिश में सेल वॉल लिखा जाता है, यानी सेल वॉल लिखा जाता है। कोशिका भित्ति यह किसमें पाया जाता है, क्या होता है? यह सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जो पेड़ का जो छाल होता है, जो कवर होता है 2 इंच 1.5 इंच का, जो उस पेड़ पौधों का छाल होता है वह कोशिका भित्ति के ही मिलकर बना होता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु भी क्या है? एक पादप है जिसकी कोशिका भित्ति जो होती है, यानी जो बाहरी की परत होती है पौधे पर की, इस पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, यानी जो सेल वाल होती है, वह कायरिन की बनी होती है। जो कवक होती है उसकी सेल वाल किसकी बनी होती है? कायरिन की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति यह पेड़ पौधों में पाया जाता है, यानी यह भी कोशिका का ही अंग है, लेकिन यह सेल्यूलोज का बना होता है। जैसा कि सेल्यूलोज को हम लोग नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज को केवल बकरी यानी जो भैंस होती है, जो जानवर सब होते हैं वही पचा सकते हैं। यह हम लोगों से नहीं पचता है। हम लोगों से क्या पचता है? हम लोगों में हम लोग केवल ग्लूकोज को ही पचा सकते हैं। ग्लूकोज को हम जी लिखे हैं। ये जो सेलुलोज होता है इसे जानवर ही पचा सकते हैं। जो बकरी वकरी होते हैं वहीं पचा सकते हैं। हम लोग केवल ग्लूकोज को पचा सकते हैं। जीवाणु एक पादप होता है। जीवाणु क्या है? एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जिसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। हम लोग केवल ग्लूकोज को ही पचा सकते हैं। ये जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज को केवल जानवर ही पचा सकते हैं, जैसे बकरी, भैंस। हम लोग केवल ग्लूकोज को पचा सकते हैं। ग्लूकोज को जी लिखे हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति कायरिन की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह झिल्ली अर्धपारगम में होती है। इसी के अंदर कोशिका के जितने भी अंग होते हैं उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु में भी और पादप में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव, कोशिका के अंदर जितने भी सभी सारे अवयव हैं इसी झिल्ली के अंदर उपस्थित रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यानी जो इसमें कोशिका के अंदर जो पदार्थ जाता है या फिर आता है उसका नियंत्रण करता है। जैसे
ग्लूकोज इसी में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल चलाकर बनाता है। ये हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो यह अर्थ परगय में होती है जो कि कुछ ही पदार्थों को बाहर आने और जाने की अनुमति देती हैं। तो कोशिका झिल्ली अर्थ परगय में होती है, कुछ ही वस्तु को अंदर आने देता है। अब कोशिका का अंग मुख्य रूप से माना जाए तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यह कोशिका का आवरण है। कोशिका भित्ति क्या है? यह कोशिका के यह पौधों का आवरण है, ये पौधों में पाया जाता है। और जो कोशिका झिल्ली होती है, यह पौधों तथा जानवर दोनों में पाया जाता है। सबसे मेन होता है जो कोशिका में, वह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी सूत्रकणिका होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम अल्टमैन ने किया था। यह ऑक्सीशोषण होता है, यह ऑक्सीशोषण के रूप में कार्य करता है। हमारे फेफड़े के अंदर जो श्वास नली होती है, श्वास नली से जाकर हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन जमा हो जाता है। और फेफड़ा ही एकमात्र ऐसा अंग है जो, फेफड़े में तो सभी गैसें जाती है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सभी प्रकार की गैसें जाती है। लेकिन जो फेफड़ा होता है वह केवल ऑक्सीजन को अपने पास रखकर बाकी सारी गैसें होती है उसे बाहर भेज देता है। तो ऑक्सीजन जो होता है, ये जो हमारा फेफड़ा होता है, वह टंकी के रूप में कार्य करता है। और फेफड़े से विभिन्न प्रकार की नसें निकली हुई रहती हैं। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन उन्हीं नसों से होकर रक्त में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया तक जाता है। रक्त में ऑक्सीजन का ले जाने का मुख्य कार्य हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देता है, जिसे यह माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब्स साइकिल चलाता है। इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, जिसके फलस्वरूप 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। यानी यही कारण है कि कोशिका का इसे पावर हाउस कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहता है। ऊर्जा किस में बनता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनता है। यानी 38 एटीपी का निर्माण करता है और एक ग्लूकोज का जिससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक जो दीवारें होती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवारें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के दो दीवारें होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है और एक इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब बाहरी। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जब ऊर्जा बना देता है तो उसे ढोने का कार्य कौन करता है? तो वह गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी ऊर्जा को यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि अंगों को यह मतलब डिलीवरी के रूप में कार्य करता है। अब इसमें दूसरा अंग है, कोशिका का दूसरा अंग है अतः प्रदप जालिका या ER, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? अतः प्रदप जालिका क्या है? यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है तथा इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। अगर यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं रहेगा तो जो हमारी कोशिका है वह पचकी हुई रहेगी, यानी पचक जाएगी। यह आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करता है, हड्डी ये करती हैं, हड्डी जितने भी सारे होते हैं तो सोचो वह आंतरिक कंकाल के रूप में कार्य करती हैं। तो यह कोशिकाओं के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अतः प्रदप जालिका, यह दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। जो स्मूथ होता है यह फैट यानी चर्बी का निर्माण करता है, जबकि जो रफ होता है यह इसमें राइबोसोम होता है, जिससे प्रोटीन का इसमें निर्माण होता है। तो यह खुदरा होता है, जो रफ होता है यह खुदरा होता है, और जो स्मूथ होता है यह चिकना होता है। स्मूथ होता है वह चिकना होता है। तो स्मूथ ER को देख लेते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का यानी फैट चर्बी का निर्माण करता है। जबकि जो रफ होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह राइबोसोम होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम
को बारे में हम देख लेते हैं। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो राइबोसोम होता है यह किसका निर्माण करता है? यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 7S तथा 7S राइबोसोम तथा 80S राइबोसोम। इनमें से सबसे भारी 80S राइबोसोम होता है। इसी प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया, यह 80S सबसे भारी होता है। 7S जो राइबोसोम होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, हम लोग की कोशिकाएँ कैसी होती है? यूकैरियोटिक। जो पेड़ पौधों की कोशिकाएँ होती है वो यूकैरियोटिक होगी। प्रोकैरियोटिक वैसी कोशिका को आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं वैसी सेल जिन्हें हम नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं तथा अविकसित कोशिका को जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं उसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। तो हम लोगों की जो कोशिकाएं होती हैं वो विकसित होती है, अर्थात यह यूकैरियोटिक होती हैं। इसका अर्थ होता है सेडिमेंटल कोएफिशिएंट। सेडिमेंटल कोएफिशिएंट। अब हम लोग देख लेते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का वहन करता है, यानी जो पदार्थ होता है, जो मटेरियल होता है, इसका वहन करता है, यानी यह यातायात के रूप में कार्य करता है। जो 7S होता है यह हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? आपको बता दें एक बार, यह वायरस इत्यादि में पाया जाता है। वायरस यानी जो विषाणु होता है उसमें यह पाया जाता है। और जबकि जो 80S राइबोसोम होता है यह भारी होता है तथा यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यानी हम लोगों में तथा पेड़ पौधों में 80S राइबोसोम पाया जाता है। एस का मतलब होता है सेडिमेंटल कोएफिशिएंट। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस क्या होता है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता है। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जो ऊर्जा बनता है वह ग्लूकोज को वहन करने का कार्य गोल्जी बॉडी ही करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है वो गोल्जी बॉडी ही इधर उधर करने का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी के बारे में हम देख रहे थे। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यह पदार्थों का परिवहन करता था, यह तत्व में सहायक होता है, ये हम जान चुके हैं। और एक होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय कहते हैं। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। कोशिकाओं को मुख्य रूप से विभाजन का कार्य सेंट्रोसोम ही करता है। यह कोशिका विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु की कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होती है। और जो हम लोग यानी जंतु में होता है यह सेंट्रोसोम के कारण होता है। सेंट्रोसोम के कारण ही कोशिका विभाजन होता है। मतलब कहाँ पर कितनी कोशिकाएँ बनानी होती हैं यह तो न्यूक्लियस डिसाइड करता है, लेकिन बनाने के कार्य सेंट्रोसोम ही करता है। यह एक मजदूर के रूप में कार्य करता है। सेंट्रोसोम, यह कोशिका सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम यानी कोशिका विभाजन कहाँ से होती है? तो लीवर में, और सबसे कम न्यूरॉन। तो चलिए हम इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो में आपको क्या कमी रही, क्या समझ नहीं आया, ताकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में इस कमी को दूर किया जा सके, इस कमी में सुधार किया जा सके। चलिए वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।